Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing the topic genetic recombination in bacteria और prokaryote. Genetic recombination हम लोग कर रहे थे and this is the third part of this topic. Genetic recombination में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है conjugation and transduction. After this the third is the transformation. तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन अगेन एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है जिसके अंदर अगेन फिर से हमें क्या करना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करना है. ये नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हम लैब के अंदर इसको कराते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच द डीएनए ऑफ डोनर सेल इज ट्रांसफर टू द होस्ट बैक्टीरिया. यही प्रोसेस हम करा रहे हैं. इन विट्रो में हम लोग क्या करते हैं, इसको करा के देखते हैं. और नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम ये किया गया था वो किसने किया था? ग्रिफिथ ने ही प्रूफ किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई प्रोसेस होता है. मीन्स कुछ कंपोनेंट एटमॉस्फेयर से या बाहर के एनवायरनमेंट से एक सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर इकोलाई पर उन्होंने वर्क किया था और उस टाइम पर डीएनए वगैरह की स्टडी हो रही थी कि क्या होता है कि ट्रांसफर एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या है. तो उस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने ये डिस्कवर किया था, लेकिन वो ये आइडिया नहीं लगा पाए थे कि वो जो ट्रांसफर होता है जब मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो डीएनए होता है, प्रोटीन होती है या फिर आरएनए होता है. ठीक है, लेकिन लास्ट में प्रूफ हो गया था कि जो डीएनए होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर. इट इज द हॉरिजॉन्टल जेनेटिक ट्रांसफर इन विच बैक्टीरिया टेक अप प्लाज्मिड्स from the atmosphere या environment and incorporate them into their genome, और उसको बाइंड कर देता है जीनोम के साथ में. अब जो ये बैक्टीरिया होता है क्या ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है इस चीज के लिए, इस प्रोसेस के लिए कि हाँ भाई आओ प्लाज्मिड और आकर के मेरे अंदर एंटर कर जाओ? तो इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, ऐसा नहीं होता. हाँ, कई बार एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि सेल किसी रीजन से जो सेल वॉल है उसके अंदर पोरेशन हो गया है या फिर आर्टिफिशियली हम ये चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके अंदर, और वो नॉर्मली किसके थ्रू होता है? वो कुछ मेथड्स होते हैं जिससे कि सेल को कन्वर्ट किया जाता है कॉम्पिटेंट सेल्स में. क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पिटेंट सेल्स. मीन्स द सेल्स दैट इज कंप्लीटली प्रिपेयर टू टेक अप द प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए. बाहर के डीएनए को लेने के लिए वो प्रिपेयर है. वो किससे कराते हैं? या तो कराया जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन से या फिर हॉट हीट शॉक ट्रीटमेंट होता है या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट होता है. केमिकल ट्रीटमेंट में नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो यूज करते हैं कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयन को ही यूज किया जाता है नॉर्मली इसमें, और ज्यादातर जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का यूज करके लैबोरेटरी में प्रोसेस कराया जाता है. इससे क्या होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर परफोरेशन हो जाती है, मतलब छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाता है. कंप्लीटली जो रिजिड सेल वॉल उसको कवर करके रखे हुए थे उसके अंदर कुछ पोर्स बन जाते हैं जिससे इजीली जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं या प्लाज्मिड के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो इजीली अंदर एंटर कर जाते हैं इस प्रोसेस में. राइट, तो इसमें देखो यहाँ पर शो भी किया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रैगमेंट, ये फ्रैगमेंट प्रेजेंट है एंड ये क्या है? बैक्टीरिया है. इकोलाई मान लो या कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या कर लिया इसने? अंदर एंटर करा लिया इसको, और उसके बाद हमें कंडीशन चाहिए ये वाली, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए. जो हम चाह रहे हैं, हम एक्चुअली क्या चाह रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन. हमें रिकॉम्बिनेशन करना है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है एक तरह से ये, तो हमें तो रिकॉम्बिनेशन कराना है, वो होना चाहिए. अगर वो हो जाता है तो इट्स ओके, और अगर नहीं होता तो वो हमारे लिए क्या है? अनसक्सेसफुल है या यूजलेस है. राइट, तो इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पर जो है ये फॉरेन डीएनए आया और फॉरेन डीएनए बाइंड हो गया यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर. ये अलग से कलर से शो भी किया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन. और इसकी तो हमें नीड ही नहीं थी, क्योंकि अगर ये जो सेल है आगे ग्रो करती है तो क्या इसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा वो जो हम चाह रहे थे? नहीं, क्योंकि ये जो है वो कंप्लीटली फ्रैगमेंट सेपरेटली पड़े हुए हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद ये क्या होगा? ये इसके बाद में ये खत्म भी हो जाएंगे और जो नई सेल बनेगी उसके अंदर सिर्फ यही प्रेजेंट रहेगा. तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है. हमें ये चाहिए जब ये सेल ग्रो करेगी तो हमें वो कंपोनेंट मिलेगा जो हम चाह रहे थे कंबाइंड फॉर्म में. मीन्स ये जो जीन हमें चाहिए था कि ये ट्रांसफर हो जाए, ये इसके अंदर फिर जाकर के नई सेल्स बनाएगा, नई सेल से फिर नया प्रोडक्ट भी बनेगा. तो इस तरह से क्या होगा? बहुत सारी सेल्स की ग्रोथ होने के बाद नई नई सेल बनेगी जिसमें हर किसी के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा. क्लियर? तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन.
नेक्स्ट जो है इसके अंदर, ये तो डीएनए फ्रेगमेंट नॉर्मली बोला हुआ है कि किसी भी क्रोमोसोमल डीएनए का है। अगर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड जो है नॉर्मली मेडिसिनल वैल्यू के बेसिस पर जब हम यूज करते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाता है, डीएनए टेक्नोलॉजी में जब यूज किया जाता है तो वहां पर हम प्लाज्मिड ही यूज करते हैं। तो प्लाज्मिड को हमें अंदर ट्रांसफर कराना है, और प्लाज्मिड जब अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कुछ टाइम पीरियड के बाद इसके साथ कुछ जीन्स को क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर करेगा या एक्सचेंज कर लेगा, जिससे कि स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा, या फिर ये इसके अंदर परमानेंटली, क्योंकि प्लाज्मिड सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जब ये ग्रो करेगी 1 से 2 सेल बनेगी या और ज़्यादा सेल्स बनेगी तो उनके सभी के अंदर ये प्लाज्मिड रहेगा, और इसके अंदर वो जीन होगा जो हम ऑलरेडी चाहते हैं या जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो हम डीएनए टेक्नोलॉजी में या क्लोनिंग वगैरह में हम लोग यही स्टडी करते हैं। अब जो ये हीट शॉक ट्रीटमेंट मैंने बोले हैं, ये कैसे होते हैं? एक तो मैंने आपको कैल्शियम से बता दिया कि केमिकल ये क्या होता है, कैल्शियम वगैरह से यूज करते हैं। दूसरा हो जाता है हीट शॉक से। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि ये हुआ सेल आई, सेल को हमने क्या किया, केमिकली कॉम्पिटेंट सेल्स है, यानी कि कुछ केमिकल से हमने करा रखा है इसको, CaCl2 या कैल्शियम आयंस की हेल्प से हमने इसके अंदर कराया हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया, यानी कि इसको कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है नियर अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो कैसी है, पूरी रिजिड है टाइटली, और यहाँ पर देखो थोड़े थोड़े पोर्स क्रिएट हो गए हैं ये छोटे छोटे, जिसके थ्रू इजीली ये क्या होगी, ये रप्चर हो जाएगी, और ये जो प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमें हमारा वांटेड जीन्स है, जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, वो इसके अंदर क्या होगा, एंटर कर जाएगा, और ये फाइनल में हमें एक रिकॉम्बिनेंट सेल मिल जाएगी, जिससे कि हमें फाइनल वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, जो जीन्स हमें चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज द अगेन इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, इसके अंदर सेल में यहाँ पर हीट शॉक दिया था और यहाँ पर क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, कुछ वोल्टेज की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 15 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, कुछ इस तरह की पल्सेस प्रोवाइड की जाती है। अगेन कंडीशन वही क्रिएट करनी है, पोरेशन। इसके अंदर पोर्स क्रिएट होंगे, और पोर्स क्रिएट होने के बाद में क्या होगा, सेल फाइनली हमें एक रिकॉम्बिनेंट सेल मिल जाएगी। दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के। ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल हो सकता है, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन सम बैक्टीरिया रिलीज डीएनए। कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना डीएनए रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और जिसके बाद जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है जो आसपास प्रेजेंट है वो इजीली उसको क्या कर लेता है, ले लेता है, जिससे कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बट इन विट्रो कंडीशन में तो हम ये कराते ही हैं, क्योंकि ये डीएनए क्लोनिंग का एक प्रोसेस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आर यूजुअली परफॉर्म्ड अमंग बैक्टीरिया ऑफ सेम स्पीसीज, यूजुअली 11 to 10 किलो बेस ऑफ डीएनए कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब इतने किलो बेस तक, यानी कि इतने लार्ज अमाउंट में हम डीएनए को इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया, जो कि अभी मैं बार बार बता भी रही हूँ कि हमें बाहर का कोई डीएनए उसके अंदर एंटर कराना है, क्योंकि हमें उसका प्रोडक्ट चाहिए। जो हम पर्टिकुलर जीन उसके अंदर एंटर करा रहे हैं उसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो इसी तरह से प्रोड्यूस कराई जाती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में पढ़ेंगे। इन विट्रो ट्रांसफॉर्मेशन इज हाईली स्पेशलाइज्ड होता है एंड रिक्वायर क्लोनिंग वेक्टर। इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए होता है, यानी कि जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा। और यहाँ पर जो हमने फिगर में देखा है वो वेक्टर क्या है, वो है आपका प्लाज्मिड। ये जो दिया हुआ है वो एज अ वेक्टर ही वर्क करता है, ठीक है। वंस द बैक्टीरिया अपटेक्स द फॉरेन डीएनए, द बैक्टीरियल कॉलोनी इज स्क्रीन्ड बेस्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और द कलर ऑफ द कॉलोनी। अच्छा, ये जो है जब हम कर लेते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट सेल हमें मिली भी है या नहीं मिली है, या इसके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं। सपोज करो ये प्लाज्मिड अगर पहुंच गया है तो ये क्लोनिंग का ही एक पार्ट होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें उसको। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। मींस इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर नेचुरल कंडीशन में इसके अंदर कुछ जीन्स है कि अगर हम कोई एंटीबायोटिक डालेंगे, सपोज करो ये कोई एंटीबायोटिक है, अगर हम इसको डालते हैं तो ये इसकी प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकता है। क्यों ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है उसका, यानी कि उसके अपोजिट में वर्क करने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इस जीन को जो
की रेस्पॉन्सिबल है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, उसको कट करके वहां पर कोई अपना जीन लगा दे तो वो तो उसकी रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो हम बाद में जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो इसी एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉलोनी ग्रो हो रही है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, दो कंडीशन लेते हैं, यानी कि दो पेट्री डिस्क लेते हैं। एक के अंदर तो क्या होगा, जिसमें क्लोनिंग नहीं हुई होगी, यानी कि हमारा जो जीन है वो नहीं पहुंचा होगा, तो वो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रहेगी, तो वो तो ग्रो कर जाएगी। लेकिन जिसके अंदर पहुंच गया होगा उसके अंदर कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या फिर कुछ कलर सब्सटेंसेस वगैरह को भी, एक्स जेल वगैरह को हम लोग यूज करते हैं, उससे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कलर अगर आ रहा है तो एंटीबायोटिक ये रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, अदरवाइज जो क्लोनिंग हमें चाहिए थी या जो हमें न्यू जीन चाहिए था वो इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर। जब भी अभी थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी जितना बताया है सिर्फ यही पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक, इसके लिए यही सफिशिएंट है। जब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग करेंगे तो वो चीजें वहां पर और क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ आई होगी। हमने कंप्लीट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर लिया, हमने कॉन्जुगेशन कर चुके हैं, ट्रांसडक्शन वी हैव डन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए थे, अगर आपको सही लगे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, अदरवाइज देयर इज नो नीड। व्हाट आर द थ्री मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इजी है जो अभी तक हमने पढ़ा है। कौन कौन से मेथड्स हैं, देयर आर conjugation, transformation and transduction. What is the importance of genetic recombination in bacteria? क्या ज़रूरत होती है बैक्टीरिया में करने की, जिससे कि जो हम वैरायटी चाह रहे हैं जो मेडिसिन वगैरह में, क्योंकि बैक्टीरिया में ही हम लोग करके फिर आगे कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, तो मेडिसिन वगैरह वैल्यू के लिए, वैक्सीनेशन वगैरह के लिए यही चीज़ें कराई जाती हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमें कॉम्बिनेशन तैयार करना है दो चीज़ों का, यानी कि एक तरह से एक्सचेंज हो जाना मटेरियल का, दैट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। डू प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता ही है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ ट्रांसडक्शन, जब मैंने ट्रांसडक्शन कराया था तो उनका नेम भी बताया था आपको, तो आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो ये आप लोग आंसर्स इसके, सॉरी ये आंसर्स यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ही ईजी है, वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप लोग नोट डाउन करना, अदरवाइज देयर इज नो नीड। लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक मैं समझती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे इसी तरह की और वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर एंड बाय बाय।